हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 09 के एक क्विक रिवीजन। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैम MHI 9 के भी एक क्विक रिवीजन करा दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि MHI 9 में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, और अगर जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोग उसमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो यहाँ पर मैं आज क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और साथ में यूनिट के साथ बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो, आपके बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे पहला यूनिट है जिसमें आपसे डिस्कस द नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी अबाउट द एमरजेंस ऑफ नेशंस एंड नेशनलिज्म। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने MHI 09 का फर्स्ट यूनिट ज़रूर करके जाओ। आपके एग्ज़ाम में अगर इन्होंने नॉन मॉडर्निस्ट पूछ लिया है तो ये दूसरा ये आपसे मॉडर्निस्ट भी पूछ सकते हैं, या फिर ये दोनों भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आधुनिकता और गैर आधुनिकता सिद्धांत ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर करके जाना। अगर जिसको ये चीज़ें फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं हो रही है, जैसे हर एक स्टूडेंट को ज़रूरी नहीं है कि पहला चैप्टर समझ में आए, तो हमें भी पता है कि हमें सारी चीज़ें, जैसे कुछ क्वेश्चन हमें पता होता है कि एग्ज़ाम में आएंगे, बट हमें लगता है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे। वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो कोशिश करो कि फर्स्ट चैप्टर करके जाओ। अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, और भी आगे चैप्टर्स है, 10 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, आपकी चॉइस है। तो कोशिश करो कि जो भी चैप्टर की तैयारी करके जाओ उसमें बेस्ट तरीके से लिख कर आओ। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, तो क्यों ना हम उसको प्रैक्टिस करके ही जाए। तो यहाँ पर आपको पता ही है MHI 9 पूरे के पूरे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है, और आपने जब ये लिया तो यहाँ पर हम राष्ट्रवादी तो ज़रूर पढ़ेंगे। तो नेशन और यानी राष्ट्र और राष्ट्रवादी के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन देना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं इंडियन नेशनलिज्म की बात करूँ, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब हम चाहते थे कि हमारे देश को आज़ादी मिले, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट यानी कि बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यानी बहुत सारे संगठन बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रवादी कौन थे जिनका उदय हम ऑलरेडी आपके MHI 03 में पढ़ा था, 19 सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें आपके सारे के सारे नेशनलिस्ट लीडर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चीज़ें बतानी है कि नेशन क्या है, कि आज आप अपने राष्ट्र के बारे में देखो। आज हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा होता है जो इंडिया से आपके बाहर शिफ्ट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, या अदर कंट्रीज़ में हुए, लेकिन आपका राष्ट्र क्या होगा, आप इंडियन ही रहोगे। आपका नेशनलिटी क्या होगा, इंडियन ही रहोगे। आप अपने कल्चर को वहाँ पर दर्शाओगे। ठीक है, आप अपने कल्चर के बारे में वहाँ बताओगे। तो यही होता है राष्ट्रवादी के बारे में। और आज आप इंडियनिज्म में देखोगे तो हमारे भारत में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन हमें देखने को मिलता है, लेकिन है तो एक ही देश ना आपका। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। फिर देखो मेन बात करते हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, आपको नेशन और नेशनलिज्म। तो यहाँ पर याद रखना, आपको एक पर्सन का नाम याद रखना होगा जिनका नाम था अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन आपके ये एक फ्रेंच स्कॉलर है, जिन्होंने यहाँ पर क्या डिसाइड करा कि हमारे जो सोसाइटी में बायोलॉजिकल या फिर रेसिकल जो राष्ट्र को डिफाइन किया जाता है, उनको इस चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया था। मतलब यहाँ पर क्या है कि आज आप देख रहे हो कि हमारा जहाँ भी जन्म हुआ होता है, हमें उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है कि हमारा राष्ट्र ये होगा, हम इस नेशन के हैं, हम इस कल्चर के हैं। तो इस बात को इन्होंने रिजेक्ट किया था। इनका मानना था कि हम जो राष्ट्र है जो है वो किसके बेस्ड पर होता है, तो वो होती है इन अकॉर्डिंग टू विल, अकॉर्डिंग टू मेमोरी, अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। ये मानना था, ना कि
हम बायोलॉजिकल हमारा जन्म कहाँ हुआ था इसके अकॉर्डिंगली ये नहीं मानते। तो नेशन की डेफिनेशन अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग विल, मेमोरी एंड कॉन्शियस के अकॉर्डिंगली आपको देखना होता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इस पे बहुत सारे स्कॉलर्स होंगे जिसमें अपनी बात रहेगी, लेकिन अभी एग्जाम में मेन आता है थ्योरी। तो थ्योरी यानी सिद्धांत आपको मिलेगा ही। तो मैंने आपको बताया ही कि एक होता है आपका नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी और दूसरा होता है मॉडर्निस्ट। दोनों भी आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रवादी यानी नेशनलिज्म के जो सिद्धांत दिए गए हैं, इन्होंने पूरे अच्छे खासे तरीके से आपका एक्सप्लेन करा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि चलो सबसे पहले मैं नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी के बारे में बताती हूँ, यानी गैर आधुनिकता सिद्धांत जो है, यहाँ पर इनका बहुत लंबे लंबे समय तक लार्जर स्प्रेड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर जो मॉडर्निस्ट हैं यानी जो आपके आधुनिकतावाद है, कौन से नॉन मॉडर्निस्ट जो है, इन्होंने क्या करा है आपके बोल सकते हैं, इन्होंने बताया था कि हम इस सिद्धांत को, जो थ्योरी को हम पूरे पढ़ते हैं, 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है आपका एवोल्यूशनरिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया आपका नेचुरलिस्ट, और नेक्स्ट आपको याद रखना, मतलब तीनों के नेम आपको याद रखने हैं और ये तीनों ही फिर आपको एग्जाम में बताना है। मेन चीज़ तो यही है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपको यहाँ पर लिखना हुआ तो, यानी कि नेचर, ये तो नाम से ही काम समझ आ रहा है, जो चीज़ नेचर की होती है। तो हमारा जो राष्ट्र है, नेशन है, समथिंग क्या होता है, नेचुरल होता है। यानी जहाँ से हम पैदा होते हैं तो वही हमारी सोच होती है, हमारी ह्यूमन माइंड की, जो जहाँ से हमारी जो जड़ होती है, ठीक है ये। और उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन जो है वो सेटल होता है। तो यहाँ पर मॉडर्न इकोनॉमी हुआ, मॉडर्न स्टेट हुआ, सोसाइटी हुई, तो उसके लिए हमें क्या हमारा पूरा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म उसी को क्या करता है, रिक्वायर करता है। तो नेशनलिस्ट जो है वो आपको भी मैंने बताया है कि वो क्या करते हैं। यहाँ पर देखो नेचुरलिस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम नेचर की बात करें, तो यहाँ पर ये लोग एक्सप्रेशन नहीं यूज़ करते, मतलब लाइक कोई भी हमारे राष्ट्रवादी का उदय होता है या उसको बढ़ावा मिलता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर हम नेचर का उसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ऐसा इनका मानना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दे रखा है कि कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए आपको पता है वहाँ की विचारधारा है। मुस्लिम्स कैटेगरी के हैं, उनका जो नेशन है वो मुस्लिम्स हैं, वो उसके लिए सोचेंगे, है ना। और कुछ भी काम करना हो तो मुस्लिम्स के रिलेटेड भी बात करेंगे। उनका जो राष्ट्र है, नेशन आपको देखने को मिलेगा, वो किस पर बेस्ड है, मुस्लिम पे, क्योंकि वो उसी पर डिपेंड है, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में उनको बढ़ाना है। फिर जो आपके थर्ड वन अगर हम बात करें, इनकी पोजीशन में ये क्या बताना चाहते हैं, यानी कि कोई भी ट्रेडिशन में हम इन्वेंशन जो करते हैं ना, यानी इन्वेंटेड ट्रेडिशन, यानी जो आपकी परंपरा है, जब हम उस पर कोई इन्वेंशन करते हैं उसको ये बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो इन्वेंशन होगा, उस ट्रेडिशन को, जो आइडिया आएगा उसको फॉलो करने की बात यहाँ पर की जाती है। लाइक जैसे कि हमारी सोसाइटी में मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर ही इंडस्ट्री आई, मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ, यानी इन्वेंशन स्टार्ट हुआ, तब हम यहाँ तक पहुँचे, वरना अदरवाइज आप सभी जानते हैं हिस्ट्री में पहले क्या था, अब क्या है और कितने चेंजेस आए। तो यहाँ पर इन्वेंशन हुआ तभी तो चीज़ें आई, इंडस्ट्री आई, फैक्ट्रीज खुली, तब मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ ना। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो दूसरा आप इसमें एरिक हॉब्सबॉर्न का नाम याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एरिक हॉब्सबॉर्न भी आप देखोगे, इन्होंने भी पूरा आपके जो नेचर है और नेशनलिज्म के बारे में अच्छी खासी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर समझाया था। और यहाँ पर नॉन मॉडर्निस्ट की पोजीशन है वो आपकी एवोल्यूशनरिस्ट भी मानी जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आज आप देखो, ऐसा थोड़े मॉडर्न हिस्ट्री से पहले हमारी कोई इतिहास रहा नहीं, प्री मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलता है। बस हमने क्या देखा कि उस समय का कल्चर अलग था, उस समय जो कह सकते हैं रिलीजन अलग था, अलग मतलब लाइक कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले के लोग रिलीजन पे ज़्यादातर बेस्ड थे, है ना, इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, मतलब लाइक वो आपका एक बैजेंटाइन एम्पायर जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, तो वो सारे काम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे क्या था कि बस राजाओं का क्या काम था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये सब आपको नॉन मॉडर्निस्ट की थ्योरी में बताना है। अगर अदरवाइज एग्ज़ाम में मॉडर्निस्ट ना, नॉन मॉडर्निस्ट ना आके मॉडर्निस्ट आए, यानी आधुनिकता के बारे में आए,
तब क्या बता सकते हो, या दोनों भी आ सकता है, उनकी चॉइस होती है। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको किस पर्सन का नाम याद रखना है। एली, देखो नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, बिना नाम याद करे अगर आप लिखोगे तो उतना अच्छा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलता है। इनकी भी सोच राष्ट्रवादी को लेकर के है, इन्होंने भी इसके बारे में अच्छा खासा बताया। इसके अलावा जो जिसका नाम आप याद रख सकते हो वो है अर्नस्ट गैलर गैलनर। ठीक है, अर्नस्ट गैलनर ये है। इन्हें ये भी राष्ट्रवादी नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, और इन्होंने भी बताया कि आज जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किस में से किस में तक, यानी आज जो आप एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियल तक जो हम फैले हैं, यानी खेती से जो औद्योगिक हमें देखने को मिल रहा है, इसमें हमारे नेशनलिज्म का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी थ्योरी के अंदर, यानी मॉडर्निस्ट को ये दो पार्ट में बताते हैं। उन्होंने 3 में बताया था ना, इन्होंने 2 में बताया। इन्होंने एक में रखा आपका स्ट्रक्चर और दूसरे में रखा आपका मटेरियलिस्टिक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम एक कुछ ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, नहीं तो कुछ इंडिविजुअली यहाँ पर लोग काम करते हैं, एक नई इकोनॉमी आई, एक नया प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है ना। मेटलिस्ट में क्या है कि यहाँ पर इनका क्या मानना है कि यहाँ पर हमारे राष्ट्रवादियों का उदय हुआ था। तो मतलब मेन क्या है इस थ्योरी में, आप देखोगे जो मेन इम्पॉर्टेंट जिसको प्राइमरी पोजीशन दी थी वो है आपकी कि किस तरीके से इकोनॉमिक के फोर्स से एक नई कंडीशन आपको देखने को मिली। आज आप देखो कि अगर प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं हुआ होता है एग्रीकल्चर का, तो हमारे पास इतनी वेल्थ नहीं आती और हम इतने आगे तक नहीं बढ़ते। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज आप देखोगे जो हम मॉडर्निस्ट आधुनिकता के फेज़ में, कि यहाँ पर आपकी गर्नर ने जो थ्योरी दी थी इसमें क्या बताया कि आपका जो मॉडर्न है वो आपका किस पर है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। वरना अभी तक आप मेनली क्या पढ़ते हुए आ रहे थे कि सबके सब एग्रीकल्चर, अग्रेरियन इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सबसे पहले जो आपकी इमर्ज हुई थी, हम सबको पता है यूरोप में हुई थी, कब, 18 to 19 सेंचुरी में, याद है। उसके बाद दूसरा आपको इसमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर आप देखोगे कि उस अब ये जो सोसाइटी है बेस्ड ऑन, यानी अब सबके सब बराबर है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत बदलाव आएगा यहाँ पर। अब क्या है, इस तरीके से आने से अभी तक क्या था, जिसको जो भी जो काम करते थे वो आपका हिरार्की होता था, बट चाहे वो डिजर्विंग हो या नहीं, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे ये बदलाव आया, इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कि पहले हिरार्की था, रैंक और स्टेटस उसके अकॉर्डिंगली मिलता था, लेकिन अब सोसाइटी में क्या हो गया, सब कुछ इक्वल कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया था, ये आपको बताना है। फिर अगर हम बात करें, अब जो आपका स्टेट का रोल है इसको भी इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है। MHI 2 में हमने देखा था स्टेट राज्य का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पर क्या है कि अब राज्य भी का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। स्टेट जो है वो सब कुछ मेंटेन करके रखेगी, पूरा सपोर्ट करेगी। कभी किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम ये सब कुछ करेगी। यानी मॉडर्न थ्योरी में आपके अर्नस्ट गैर्नर ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसी तरीके से आपके कुछ नए अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी जब हमारे मॉडर्निस्ट का फेज़ आता है तो यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम भी आएगा, है ना। और जो ऑर्डिनरी पीपल है, अब आप वो भी देखोगे, उनको भी आगे बढ़ाया गया, प्रमोट किया गया, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया, उनको भी ज़रूरत दी गई। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट कर दिया। पहले क्या होता था, हर एक कोई एजुकेटेड नहीं होता था, खासतौर से सिर्फ रिच पीपल के लोग ही एजुकेटेड होते थे या उन्हें ही प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सबको ये चीज़ प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पर नेशनलिज्म यहाँ पर आने से आपको क्या समझ आया कि मॉडर्न की इकोनॉमी, मॉडर्न स्टेट और हमारी पूरी सोसाइटी, ये सब कुछ रिक्वायर करते हैं किसमें, आपके नेशनलिज्म में। तो ये सब आपको इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताना है। ठीक है, कि कैसे हम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आ गए, आपके सामंतवाद से पूंजीवाद कैसे आए, वो सब कुछ आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से यही आता है, नेशन और नेशनलिज्म, या तो मॉडर्निस्ट थ्योरी आएगी या तो नॉन आएगा, जो कि आपको यहाँ नज़र ही आ रहा है, या ये दोनों भी आ सकता है, उनकी चॉइस है। क्लियर हो गया? तो चलो फर्स्ट चैप्टर से आएगा क्या कैसे लिखना है, आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीट हो जाता है।
तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म आपको याद रखना है। MHI 9 में यूनिट 6 से ये क्वेश्चन है, हर बार तो नहीं आता बट अगर इस बार भी आ गया तो ये याद रखना कि यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो। इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें पूरे इंडियन नेशनलिज्म के बारे में स्टडी करते हो। यहाँ पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपकी जो इकोलॉजी यानी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, यानी जो यहाँ पर हम किसके फेवर में बात करते हैं, बोल सकते हो आपके डोमेस्टिक कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, लेबर, है ना। तो इकोनॉमी की बात हो रही है, आपका लेबर हुआ, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने पूरा सपोज किया है किसको अपोज करने में, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता ही है कि फ्री ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। इन्होंने क्या करा है, आपकी इंडस्ट्री को अच्छा खासा प्रमोट करा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको क्या बताना है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म के अंदर सबके अपने आइडिया हैं, इसको कौन लेकर आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों के नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आपके, देखो आपको नेम के साथ करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आप सबसे पहला ये नाम याद रखना फेडरिक का। तो फेडरिक लिस्ट, ये आपको पहला नाम याद रखना है। इनका टाइम पीरियड 1789 से 1846 का है। इन्होंने आपके इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। पहला नाम आपको इनका याद रखना है। दूसरा नाम आपको किसका याद रखना है, एडम स्मिथ का। इनका टाइम पीरियड है 1723 से 1719 का, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट पर्सन का आपको नाम याद रखना है, जीन बेब्स्टे। देखो इनके टाइम पीरियड की बात करें, देखो चलो अगर आप सभी को टाइम पीरियड याद नहीं हो रहा तो टाइम पीरियड हम स्किप कर सकते हैं। 1767 से 1832 अगर हम देखें कि इन्होंने आपकी एक बुक लिखी है, इनकी बुक हो सके तो याद कर लेना। इनकी बुक का नाम है आपके द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक इन्होंने लिखी थी, द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये अगर हम बुक बात करें तो ये बुक इन्होंने कब लिखी थी, आपके 1844 में। तो 1844 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, जिसके अंदर पूरे इकोनॉमिक और के बारे में यहाँ पर बताया था, और इसका क्या बेनिफिट है पूरे एंटायर हमारे ह्यूमन के लाइफ में, उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये चीज़। उसके बाद आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो डेवलप करता है आपके इकोनॉमिक, जो यहाँ पर सबकी जो लिबरल आए थे, मार्क्सिस्ट है, हम सबके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी हमने बोला कि यहाँ पर ये पूरी कोशिश की गई है कि फ्री ट्रेड को ये लोग प्रोवाइड करें, सपोर्ट करें ये लोग गोल्ड को, जैसे करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, तो गोल्ड सिल्वर सबका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन आप देखोगे ये बहुत ही कॉमन है, जो सब एक्सचेंज में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स नेशनलिस्ट ने इस सोच को अपोज किया था, इस व्यू को। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ट्रेड जो वो फ्री ट्रेड हो, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में टैक्सेस तो लगाया ही जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, और भी स्टोरियंस हैं जिनकी अपनी अपनी सोच है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके थॉमस एटवुड का, 1783 से 59 है, ये ब्रिटिशर्स के बैंकर और पॉलिटिशियन है। इन्होंने सजेस्ट किया था ब्रिटेन को कि इनके पास क्या होना चाहिए, पेपर करेंसी होना चाहिए, ठीक है, ना कि हम गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज करें। इससे अच्छा हमारे पास एक पेपर करेंसी हो जिसके थ्रू हम क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, मनी सप्लाई हो। ऐसे ही आपके कुछ अमेरिकन के इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है आपका हेनरी चार्ल्स। तो हेनरी चार्ल्स का इन बात पर यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रमोट करा था कि हाँ हमें यहाँ पर जो मनी सप्लाई करनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब गोल्ड सिल्वर पहले ये चलता था ना, इसको नहीं होना चाहिए, अब हमें हमारे पास एक पेपर करेंसी होना चाहिए। इस तरीके से कैनेडियन के बिजनेसमैन भी हैं, बुशमैन, तो वो भी एक पॉलिटिशियन थे, वो भी एक प्रोवाइड क्या करना चाहते थे, पूरे तरीके से एम्प्लॉयमेंट, लोगों में रोज़गार प्रोवाइड करना चाहते थे ताकि विकास हो, डेवलप हो और रिसोर्सेज में भी बढ़ावा हो, है ना। ये सारी चीज़ हुई थी। फिर अगर इकोनॉमिक नेशनलिज्म के फेवर में और भी आपको फिलोसोफर्स देखने को मिलेंगे, बुक से आप लोग चेक कर लेना, जर्मन के फिलोसोफर हैं बहुत सारे। तो ये सब क्या करते हैं आपके इसमें फेवर में हो कि हाँ बहुत सारे जो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट हैं वो जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, यानी जो उदारवादी जो लोग हैं वो पॉलिसी लेकर आए, लाइक जो आपका फ्री ट्रेड हुआ, जो आपका
गोल्ड कॉइन यहाँ पर जो बदलने की बात करी वो उसके फेवर में रहे, लेकिन कुछ जो है वो फेवर में नहीं थे। इनका क्या मानना था कि पूरी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की अपनी सोच है बट नेशनलिस्ट को ज़रूरी थोड़े वो पसंद आएगी, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स आप देखोगे वो फ्री ट्रेड की पॉलिसी पे बिल्कुल उसके फेवर में थे, उसको प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि वो आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मोनोपोली ट्रेड कंपनी है और वही यहाँ पर गुड्स बनाती है। तो यही सब बातें आपको इस चैप्टर में लिखना है, ठीक है। अगर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया तो यूनिट 6 मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैक्सिमम ये आ जाता है, अगर यहाँ से आएगा तब हमें क्या लिखना है। ये वाला जो आपका चैप्टर है वो आपकी बुक में यूनिट 12 है। तो देखो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों मैं आपको साथ में बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी खिलाफत मूवमेंट। तो कभी मैक्सिमम तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ही पूछा जाता है, बट कभी कभी खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसीलिए मैं आपको यूनिट 12 की दोनों बातें बता देती हूँ। खिलाफत मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1919 में, और ये कब तक चला था, 1924 में। क्यों चला था ये भी ध्यान से सुनो। ये मूवमेंट स्टार्ट होने का कारण सबसे ज़्यादा ये था कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच, ये सबको आपको पता है। इसमें दो पार्टी आपको देखने को मिलती है, एक सरकार थी आपकी जो पार्टी बनी थी ट्रिपल अलायंस में, ठीक है, और दूसरा था ट्रिपल एंटे। तो यहाँ पर ट्रिपल अलायंस में आपको टर्की देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ जो दो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिलेगा, तो एक तरफ थी टर्की और दूसरी तरफ था आपका ब्रिटेन, या फिर आप इंग्लैंड कह सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या था कि दोनों फर्स्ट वर्ल्ड में एक दूसरे के अगेंस्ट दिख ही रहे, जब दोनों की पार्टी अलग है तो ऑब्वियस है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में अंग्रेज जो है और जो आपके मुस्लिम्स के बीच जो है वो उन्हें क्या देखने को मिलता है कि उनकी धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। यानी अब भारत में जो आपके अंग्रेज हैं और जो मुस्लिम हैं इन दोनों के आपस में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, क्योंकि डिवाइन एंड रूल पॉलिसी आप यहाँ देख चुकी हो, क्योंकि अंग्रेज ने यहाँ फूट डाला था, आपको पता है 1905 में जब बंगाल का यहाँ पार्टीशन हुआ था, याद होगा। तो उसी तरीके से डिवाइन एंड रूल यहाँ कर रहे थे, क्योंकि फूट डालकर उन्होंने ब्रिटिशर्स का यहाँ क्या था कि यहाँ मैं फूट डालकर क्या करूँ, शासन करना चाहता है वो। लेकिन इस बीच ही में क्या हो जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो मुस्लिम को भी इस बात की टेंशन थी, क्योंकि मुसलमान आपको पता है एक अच्छा खासा एक बड़ा रिलीजन है, और यहाँ पर उनके एक धर्म गुरु है जिसे आप खलीफा के नाम से जानते हो, अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो खलीफा वो होते जो टर्की का जो सुल्तान हुआ करते थे उस टाइम पे। तो मुस्लिम को ये था कि कहीं ना कहीं कि ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ब्रिटेन है जो इंग्लैंड है वो टर्की पर भी अटैक कर दे, जहाँ हमारे खलीफा यानी हमारे जहाँ गुरु रहते हैं। तो इनिशियली ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को इंश्योर कर दिया कि टेंशन मत लो, हम टर्की के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे और हम तुम पर कोई अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरफ तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं ब्रिटिशर्स कि टर्की में, क्योंकि हमने क्या देखा इंडिया में तो हमें समझ आ रहा है कि मुस्लिम्स के ये फेवर में, तो यहाँ पर एक बार टर्की को डर था कि ब्रिटिशर्स कहीं हम पर अटैक ना कर दे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, हम तुम बिल्कुल सेफ हो। तो ऐसा करके उन्होंने बोला, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया कि टर्की के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ऐसा बोल तो दिया, लेकिन वो अपनी बात पर रहे नहीं। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, टर्की पर भी अटैक कर दिया, और टर्की के एक छोटे से जो पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, जिस बात से अब क्या होगा, जो मुस्लिम है वो ब्रिटिशर्स से नाराज़ हो जाते हैं, और इसी वजह से ही आपको ये आपका खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। जिसकी अगुवाई किसने की थी, गांधी जी के द्वारा, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे कि भारत में यानी आपके इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी बने रहे, ठीक है। तो खिलाफत या तो 10 मार्क्स में आएगा, अगर कभी सिंगल आए तो, अदरवाइज ये नॉन कॉरपोरेशन के साथ मर्ज होके ही आता है, वरना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ज़्यादातर मिलता है। तो ये बात समझ आई कि ये क्यों हुआ, टर्की और यानी जो मुस्लिम्स के बीच में था, ब्रिटिशर्स ने धोखा दे दिया और उस पर अटैक कर दिया, तो इसी वजह से हमें ये मूवमेंट देखने को मिलता है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट तो जैसे कि आपको पता है कि ये 1920 में हुआ था, और 1922 में गांधी जी ने इसको वापस भी ले लिया था। अगर हम बात करते हैं कि ये जो मूवमेंट है गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920 में 1 अगस्त को, और इसमें गांधी जी का मेन उद्देश्य क्या था कि हमें क्या करना है, ब्रिटिशर के साथ क्या करना है, असहयोग करना है,
यानी जिन जिन चीज़ों को अंग्रेज़ों के ने हमारे सहयोग से बनाया ना, अब हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट क्या करेंगे, नॉन कॉरपोरेशन करेंगे। जैसे कि सारी की सारी जो भी आपकी फॉरेनर गुड्स हैं यानी विदेशी वस्तुओं को बॉयकॉट करेंगे। अब हम सिर्फ केवल और केवल आपके स्वदेशी गुड्स को ही फॉलो करेंगे, उसको ही अपनाएंगे। तो उन्होंने अब डिसाइड करा गवर्नमेंट क्यों, अभी आपने देखा ना खिलाफत मूवमेंट हुआ, यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ने हमें धोखा दिया तो हम क्यों वही उनकी गुड्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब इनकी कोशिश रही कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ने, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर यानी जो उनके अधीन जो भी चीज़ें चल रही थी अब हम उस सबको छोड़ देंगे। तो अब हमें अंग्रेज़ों के द्वारा क्या करना है, जो भी उन्होंने कोर्ट बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, जो भी इंस्टीट्यूट खोला है, सबको बॉयकॉट करना है। इसी के दौरान गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, आप सभी को पता है क्या, फॉर स्वराज, मतलब सेल्फ रूल। यहाँ पर आप स्वराज यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो इसी आंदोलन के दौरान आप देखोगे गांधी जी ने क्या कहा था कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए एक शैतान है, ये बात भी बोली थी। तो देखते ही देखते ये मूवमेंट जो रहा कि बॉयकॉट मूवमेंट रहा, जिसमें हमें आपके जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करना है। पूरे देश में ये मूवमेंट धीरे धीरे फैलने लगा और सक्सेसफुल भी रहा। और यहाँ पे अब इतना काम करेंगे तो ऑब्वियस है पैसे भी हमें इकट्ठे करने हैं, तो उसके लिए फ़ंड भी लाया गया था, बनाया गया था, जिसे हम तिलक फंड कहते हैं। तो यहाँ 6 महीने में कम से कम इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए जमा कर भी लिए थे। इसे भारत का आप कह सकते हो सबसे बड़ा हम जन आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और गांधी जी ने इसी टाइम पर आप देखोगे जो इन्हें टाइटल मिला था ना, किस नाम से, केसरे हिंद, ठीक है। ये जो टाइटल है ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को दिया था। तो जब इस आंदोलन में गांधी जी वापस लौटे थे तो वापस गांधी जी ने ये जो उपाधि, जो टाइटल अंग्रेजों ने इन्हें दी थी, तो ये केसरे हिंद का जो टाइटल है वो इन्होंने रिटर्न कर दिया था। भाई अब हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनके दी हुई चीज़ें हम कैसे रखेंगे। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान आपको पता है सबसे पहले मोहम्मद अली यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया। और मोहम्मद अली, फिर बहुत सारे लोग जो है क्योंकि पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, गांधी जी का सपोर्ट चला ही अच्छा खासा, ये चल ही रहा था। बट बीच में एक गड़बड़ हो जाती है। आप सभी को पता है कब, 5 तारीख को, फरवरी का समय था 1922 में, जब आपका चौरी चौरा इंसिडेंस हो जाता है। बस इसी के वजह से ही आपके इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ता है। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को मिलता है। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे फैलने लगा था, तो देश के हर एक हिस्से में ये चल रहा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उसी जगह पर आपको ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक जुलूस निकाला था और उस जुलूस के जो लीडर थे वो भगवान अहीर थे। तो उन्होंने जब ये जुलूस निकाला था तो ये सारे लोग आपके जो पुलिसमैन पर अटैक करने लगे भगवान अहीर ने, और उनके जितने भी साथियों को फिर उन्हें अरेस्ट किया गया। अहीर भी यहाँ पर घायल हो चुके थे, है ना। बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हुई थी और कम से कम पुलिस स्टेशन में जब आग लगाई तो आपको पता है कितने पुलिसमैन यहाँ मारे गए थे, टोटल 22 पुलिसमैन यहाँ मारे गए। तो जब गांधी जी को आपको पता है कि वो सारे काम कुछ भी उन्होंने चलाए थे तो नॉन वायलेंस के थ्रू जाते थे, बट यहाँ पर अब वायलेंस हो रहा था, इससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और इसी के साथ इन्होंने 12 फरवरी को ही 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, ठीक है, टुक बैक कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये कब कौन सी हुई। गांधी जी को इसके अगेंस्ट फिर अरेस्ट भी कर लिया था और 6 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी। और 1922 से 24 तक वो जेल में रहे, लेकिन उनकी भी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें 1924 में रिहा भी कर दिया गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद जब इन्हें 1922 से लेकर के 1924 तक रहे, 6 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन ये बीमार होने की वजह से इन्हें वहाँ से रिहा कर दिया गया। और 1924 में आपका ना एक सेशन हुआ था, बेलगांव का सेशन, है ना। और वहाँ के गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे। तो कांग्रेस के सभी सेशन में ये पहला सेशन था जो जिस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, गांधी जी। तो ये सारा कुछ आपको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में लिखना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल ही जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी रैशनलिज्म इन इंडिया। अब हम ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके बुक के अंदर
यूनिट 13 है, ठीक है। ये हर बार नहीं आता, बट चलो अगर इस बार आ गया तो आप में क्या लिखेंगे वो मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया बता देती हूँ। तो इसमें रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर आप क्या बता सकते हो। एक तो आप बता सकते हो जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो है सबको पता है 1885 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता सब इकट्ठे हुए जितने भी एजुकेटेड लोग थे, अपर क्लास के इंडियंस थे, वो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। सब ने इस सेशन को ज्वाइन किया था, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र और बंगाल ये दो पावरफुल सेंटर रहे आपके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। बाल गंगाधर तिलक हुए, वीडी सावरकर हुए, इन सभी ने अपने जो आइडियाज़ हैं, जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लीडरशिप हुआ महाराष्ट्र में, इन्होंने प्रोवाइड की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने और आपके अरविंदो घोष ने, स्वामी विवेकानंद ने भी बंगाल से ही थे, ये सारे इसमें आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने रेवोल्यूशनरी थे और इन्होंने सारी बातें, जो भी स्पीच थी, राइटिंग थी, एक्टिविटी थी, और जो कुछ भी समझ आया तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखी थी। और साथ ही साथ इन्होंने आपका एक हिंदू धर्म, ये एक सभा था, इसको बनाया था, इसमें सारी बातें यहाँ पर बताई थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो ये सारे के सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो बंगाल का था इससे जुड़े हुए थे। अरविंदो घोष का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपको इसमें देखने को मिलता है। और भगवत गीता इसी टाइम पर ही पब्लिश हुई थी, ये आपको याद रखना है। वंदे मातरम आपको याद रखना है बहुत अच्छे खासे तरीके से। आनंद मठ आपको याद रखना है। तो उसी टाइम पर नेक्स्ट जो चीज़ आप बता सकते हो, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन आए थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था, ये कहकर कि यह बंगाल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में इसको डिवाइड कर दिया गया था। बट इसका एक्चुअल रीज़न क्या था, हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करना, दोनों में जो यूनिटी थी उसको अलग करने की वजह से ये मेन उद्देश्य था पार्टीशन जो है बंगाल का करने के लिए। तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये हर बार नहीं आता, बट अगर आ गया तो और क्या बता सकते हो, ये आप लोग बता सकते हो। 1908 में सचिंद्र नाथ संघ्याल थे जिन्होंने आपके अनुशीलन समिति को फाउंड किया था, ये आप बता सकते हो। हरदयाल हुए, अमीरचंद हुए, ठीक है, इन सब का भी अच्छा खासा रोल रहा। हरदयाल ने यूएसए से लेफ्ट कर दिया था 1911 में, और ये सारी बातें हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। गदर पार्टी भी आपको देखने को मिलेगी। और हरदयाल ने एक पेपर स्टार्ट किया था गदर का, और जो कि कौन सी जगह थे, सैन फ्रांसिस्को से आप देखोगे गदर पार्टी यहाँ पर, फिर इसका नाम पड़ गया था बाद में। ये पार्टी आप पूरे तरीके से यहाँ पर पंचायती राज बेस्ड था, किस पे, फ्रीडम, आज़ादी पे, इक्वालिटी, सब में समानता होगी, बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर से आ गया तो ये सारा कुछ आप इसमें बता सकते हो। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया यूनिट 13 है आपके बुक के अंदर। नेक्स्ट में आप देखोगे स्वराज पार्टी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है स्वराज पार्टी का क्या रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ को लेकर। तो देखो, स्वराज पार्टी अभी हमने पढ़ाई था इसके ऊपर, जो आपके नॉन कॉरपोरेशन और खिलाफत मूवमेंट हुआ था। स्वराज पार्टी जो है यहाँ पर इसको शुरुआत करने वाले कौन थे, तो एक नाम आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू का, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको नाम याद रखना है चित्तरंजन दास का। तो इन्हीं लोगों ने आपके इसको स्टार्ट किया था, किसके नाम से, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के नाम से। और कब स्टार्ट किया था स्वराज पार्टी, इन्होंने 1922 में, ठीक है। तो ये सारी बात आपको याद रखना है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को जो वापस लेना है। और यहाँ पर आपके CR दास हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, वल्लभ भाई पटेल हुए, ठीक है, ये सब के सब इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। आपके राजेंद्र प्रसाद भी आप देखोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1922 में ही कांग्रेस का सेशन हुआ था, अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो कांग्रेस का सेशन उस समय जब 1922 में हुआ था, तो ये कहाँ में हुआ था, आपके गया में, जिसको आप गया सेशन के नाम से भी जानते हो। तो ये सारे कुछ आपको इसके अंदर बातें बतानी है कि किसने इसके अंदर क्या क्या किया, सब कुछ डिटेल में खिलाफत मूवमेंट से क्वेश्चन करना है। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन से एक बात समझ आई। स्वराज पार्टी में क्या है कि यहाँ पर अब आपको सेल्फ रूल पे मेन ऑब्जेक्टिव है। अब क्या करना है, हमें सेल्फ रूल करना है, खुद की पार्टी के लिए काम करना है, खुद की चीज़ें लेकर के आनी है। ब्रिटिश की दी हुई चीज़ें जो है उसको आपको हटाना है।
यानी यहाँ पे स्वराज पार्टी जो इस्टेब्लिश हुई थी, अब की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अभी तक जो ये अत्याचार कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, उसको अगेंस्ट के लिए ये स्वराज पार्टी आपकी शुरू हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी को 1924 में जब जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि वो किस रीज़न से बीमार हो गए थे तो उन्हें छोड़ दिया गया, तो तभी की बात है जब ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल हुआ, आपके एग्रीकल्चर जितने भी लेबर थे इन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन बना, और लोगों ने जितना भी, अब क्या था, अब सबको अपने लिए जॉब चाहिए थी, अपने राइट्स चाहिए थे, तो सब क्या चाहते हैं, स्वराज्य चाहते थे, यानी सेल्फ रूल करना चाहते थे। और ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर अपना, इंडियन में नौकरशाही पर अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये लोग राइट चाहते थे। तो ये सारे कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 एक आया था, उसको यहाँ पर ये ख़त्म करना चाहते थे। तो स्वराज पार्टी का मेन एम क्या है कि स्वराज पार्टी का मेन उद्देश्य ये था कि कांग्रेस भी अपने यहाँ पर काम करे। तो एक आपको देखने को मिलता है इनके बीच में, लाइक स्वराजिस्ट और नॉन चार्जर, यानी जो कुछ तो चाहते थे बॉयकॉट करना, कुछ लोग नहीं चाहते थे बॉयकॉट करना। तो ये दोनों अलग अलग सरकारें आपकी बनी। और 1923 में मैंने आपको बताया चित्तरंजन दास हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, इन लोगों ने फिर निर्णय किया कि क्या, कांग्रेस के जो भी मामले हैं ना, तो यहाँ पर इन सबको देखा समझा और अपने अपने सबने यहाँ पर पार्टी बनाई। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या था, समझा कि गया में आपके जो मेल पॉलिटिशियन है उन लोगों ने कार्रवाई करने को यहाँ पर वो तैयार नहीं थे कि वो नहीं छोड़ेंगे। तो 1922 में आपके CR दास हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और उसके बाद इनका पूरा का पूरा ये किसके अगेंस्ट थे, जो कि स्वराजिस्ट नहीं थे, जो नॉन चेंजर थे, और इस पर ये लोग काम करते रहे। तो ये सारी बातें आप इसके अंदर देखोगे। स्वराज पार्टी ने मतलब अपना जो काम है उनका पूरा यहाँ पर इन्होंने प्रचार भी करा। ठीक है, उनके पास कम टाइम भी था, सेल्फ रूल भी चाहते हैं, तो ये सब आप बता सकते हो। CR दास जो है वो आपके बंगाल के मिनिस्टर थे, वो वहाँ के मंत्रालय में काम करने से उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, तो 1925 में आप देखते हो कि जो ये स्वराज पार्टी CR दास की मदद से बनी थी, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, जिसके वजह से ये पार्टी जो है वो वीक हो जाती है। इसके बाद स्वराज पार्टी जो है, जो ये टूटना बिखरना शुरू हो जाता है। इसी वजह से फिर इस आइडियोलॉजी से, विचारधारा से जितने भी मुस्लिम्स थे ना वो अलग हो गए। ठीक है, तो ये सारी रीज़न थे। फिर 1924 में ये शुरू तो हुआ, लेकिन 1927 आते आते ये स्वराज पार्टी, जब CR दास जो है इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ये पार्टी वीक हो जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर बता सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी पे, देखो सेक्शन बी में आपको बताना है गांधीयन मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग वुमेन एंड पब्लिक लाइफ। तो जैसे कि मैक्सिमम देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, गांधीयन मूवमेंट में और वुमेन से रिलेटेड बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ से आपको हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। ये क्वेश्चन आपके बुक से यूनिट 29 में, ठीक है, लास्ट सेकंड ब्लॉक है, और जिसमें से मैंने आपको बताया था वुमेन पे क्वेश्चन मिलता है, वहाँ से आपसे ये पूछा गया था। यहाँ पर बहुत सारी वुमेन का अपना अपना पार्ट रहा, बहुत सारे आंदोलन में, मूवमेंट में वुमेन का भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहा, उन्होंने भी गांधी जी को पूरा पूरा सपोर्ट करा है। उसके बाद आप इसमें कुछ वुमेन्स के नाम बता सकते हो, जैसे मृदुला साराभाई थी, इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया था। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट आप किसका नाम याद रख सकते हो, सुचिता कृपलानी, इन्होंने भी गांधी जी को पूरा सपोर्ट दिया था उनके मूवमेंट में। तो वुमेन ऐसा नहीं है कि वो उतरी नहीं, उन्होंने भी आंदोलन नहीं करे हो, गांधी जी को सपोर्ट ना करो, सब किया था। गांधी जी जानते थे कि वुमेन जो है एक अच्छे खासे तरीके से चीज़ों को समझती हैं, अच्छे खासे तरीके से पेशेंसली डील कर सकती है, उनमें ये साहस है, चाहे वो आपका सत्याग्रह मूवमेंट हो, खिलाफत मूवमेंट हो, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो, इन सभी में वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा, लिमिटेड है लेकिन देखने को आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपको नाम याद रख सकते हो आपका आबादी बानू बेगम, तो ये भी इनका भी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और कम से कम आप देखोगे पंजाब, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, बिहार, जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, इन सभी में
इन वुमेन का बहुत अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहा। उसके अलावा आप देखोगे कि वुमेन जो है आपकी पब्लिक मीटिंग भी इन्होंने यहाँ पर करी थी, जो भी खिलाफत से रिलेटेड इशू हुआ था वो सब आपको मिला। और जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी को जेल ले जाया गया तो सिर्फ वही नहीं गए थे, वुमेन भी बहुत सारी थी जो जेल भी गई थी पहली बार। अब जब करेंगे तो ग्रुप में जितने लोग हैं सबके सब जाएंगे। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी देखोगे कि यहाँ पर सबने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी तरीके से निभाई। सबने जो मीटिंग से रिलेटेड है, जो भी इतनी बड़ी जो भीड़ है, कैसे रहना है, कैसे हैंडल करना है, उस सब में आप देखोगे कि गांधी जी को पूरे अच्छे खासे तरीके से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आप देखोगे उसमें उषा मेहता थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप देखोगे कमला देवी थी, ठीक है, चट्टोपाध्याय, जिन्होंने पूरा यहाँ पर साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक का जो पूरा चला था, आप सभी को पता है, सॉल्ट मार्च, उसमें भी वुमेन्स का पूरा अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहा था। तो उस टाइम पर भी आप देखोगे कि बहुत सारी औरतें जो है वो जेल गई थी जब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं कि वुमेन का भी इस मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, उनको पार्टिसिपेशन किया और हर एक चीज़ में उनका रोल रहा। ठीक है, तो ये सब आपको इस चैप्टर में बताना है 29, बाकी आप लोग वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है सिर्फ वही काम करना है, आपको उसको पढ़ना भी है। क्योंकि वुमेन क्या है कि पूरा गांधी जी को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो जो काम करना चाहते थे वो बिना हिंसा के चाहते थे, नॉन वायलेंस तरीके से। तो ये सारी बातें आप लोग इसमें लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास इन इंडिया। देखो ये जो वाला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्होंने वर्किंग क्लास का पूछा है जो कि यूनिट 26 है। तो लास्ट में यानी जो आपका ब्लॉक 6 और 7 है, तो देखो ब्लॉक 7 से मैंने आपको दिखाया कि इसमें अभी वुमेन का बारे में आया, नहीं तो यहाँ से आपके दलित के बारे में आ सकता है, नहीं तो माइनॉरिटीज़, इन तीनों में से कोई एक ही पूछता है। ऐसे इसमें से वर्किंग क्लास आ जाएगा, तो इसके बाद नहीं तो फिर इसमें पीजेंट के बारे में पूछ लेता है, कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में और लैंडलॉर्ड। तो सजेशन दूंगी कि सब पढ़कर जाओ, इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ब्लॉक 6 और 7 से ब्लॉक 8, मतलब MHI 9 के लास्ट के जो 3 ब्लॉक है अच्छे खासे तरीके से करके जाओगे तो आराम से आपको यहाँ से 60 to 70 मार्क्स का एग्ज़ाम इसी ब्लॉक से मिलेंगे। और आप स्टार्टिंग का एक ब्लॉक कर लोगे तो भी आप आराम से एग्ज़ाम देकर आ पाओगे। तो अगर आपने इतना कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो इतनी भी चीज़ें करके जाओगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन 100% लास्ट के 3 ब्लॉक करने से 6, 7 और 8 आप आराम से 60 to 70 मार्क्स यहाँ से ला सकते हो। बाकी फर्स्ट ब्लॉक से कर लोगे, है ना, तो वो 80 मार्क्स हो गए, तो बहुत होता है। अब बीच में जो मैंने अभी आपको खिलाफत मूवमेंट पढ़ाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ाया, ये सब करके भी चले जाओगे तो भी बहुत सफिशिएंट होगा। लेकिन हम एक्स्ट्रा भी देख रहे हैं ताकि जो आपके एग्ज़ाम में कांग्रेस मिनिस्ट्री आ जाती है, प्रिंसली स्टेट हुआ, ये सब देख कर जाना। चाहे आपका रोल एक्ट हुआ, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आ जाता है, तो कुछ भी बीच में आ जाए, लाहौर सेशन आ जाए, तो वो सब आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा, कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, तो जो भी चीज़ मैं इसमें बता रही हूँ इनको पढ़कर चले जाओ। तो यहाँ पर जैसे भी हमने वुमेन की बात करी, तो वुमेन के तरीके से दलित ने भी बहुत सारी चीज़ें उठाई थी, माइनॉरिटीज़ के लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें शुरू करी थी। उन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में किस में कहाँ पर कितना पार्टिसिपेशन दिया है, ये सब कुछ आपको सिर्फ एक रीड करके जाना है ब्लॉक 7 से। इसी तरीके से ब्लॉक 6 में यहाँ वर्किंग क्लास है, इसी तरीके से इसमें पीजेंट आ सकता है, कैपिटल क्लास का रोल आ सकता है, लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार का आ सकता है, तो भी आपको ये चीज़ें करनी है। जैसे कि अगर आप यूनिट 24, 5, 6, यूनिट 26, यूनिट 27 इस वाले ब्लॉक से देखोगे, पीजेंट का है तो जैसे कि आपको पता है किसानों ने भी बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, है ना, तो ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। इसमें आपको रणजीत गुहा, सुमित सरकार, आपको मृदुला मुखर्जी, आपका जो जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया, हाई टैक्सेस लिए थे, अच्छा खासा एक्सप्लॉइट किया, वो सब कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हो कि किसानों का कितना बुरा हाल था और कितने हाई टैक्सेस थे, टैक्सेस नहीं तो लोन में फंस जाते थे, कितना एक्सप्लॉइट किया गया। फिर गांधी जी और पीजेंट का रोल आपको बताना है, जो चंपारण बिहार में आपको, फिर खेड़ा गुजरात में आपको देखने को मिलता है।
फिर पीजेंट मूवमेंट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान पे कैसा रहा, और आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कैसा रहा, ये सारी कुछ बातें अगर पीजेंट वाले चैप्टर से आएगा तब लिखना है। सेम एज वर्किंग क्लास का भी है, वर्किंग क्लास का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लाइक जो लोग आपके रेलवे में काम करते हैं, कोल माइनिंग में, मिल इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो प्लांटेशन और रेलवे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आपके असम टी कंपनी को इस्टेब्लिश किया था 1839 में, ताकि असम आपको पता है टी गार्डन के लिए फेमस है। कॉफ़ी आप देखोगे इसकी शुरुआत हुई थी साउथ इंडिया में। इसी तरीके से रेलवे की शुरुआत हुई थी, आपको पता है फर्स्ट टाइम बॉम्बे से थाना तक गई थी। ये सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स ने काम करे थे। देखो स्टूडेंट, थोड़ी बहुत यहाँ पीछे से बैकग्राउंड में से वॉइस आ रही हो क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा स्किप करते हुए पढ़ाई पर फोकस करना, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है और आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो थोड़ा बहुत कॉपरेट आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यही सोचकर, तो मैं एक बार सोचा मैंने, इसलिए मैं अभी तक वीडियो नहीं लेकर के आ पाई, बट आज लगा कि चलो आज ज़्यादा शोर नहीं है, लेकिन लिटिल बिट आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी ये आपको समझना है, इसमें आपको बताना है कितने वर्किंग क्लास के लोग यहाँ पर काम करते हैं। 3 लाख से ज़्यादा वर्कर जो है वो फैक्ट्रीज़ में, माइंस में काम करते हैं। 264 आप देखोगे जो कॉटन के मिल्स में यहाँ पर काम करते हैं। 60 वर्कर्स हैं जो आपके जूट में काम करते हैं। 20,000 कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो रेलवे में एम्प्लॉयड है, प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, माइंस का काम कर रहे हैं। तो यानी एक अच्छे खासे रोजगार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सब लंबे समय तक, लॉन्ग आवर तक काम करते हैं, बट इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनको सैलरी कम मिलती है। अनहाइजीनिक वर्क प्लेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, और यहाँ भेदभाव, हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। यानी जितने भी वुमेन वर्कर्स होती हैं, जो पुअर होती हैं, जो है ना, तो इन सब के हालात अच्छे नहीं थे, तो उसके लिए भी तो यहाँ मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पता है ब्रह्मो सोशल रिफॉर्मर ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, कि वुमेन से रिलेटेड भी, जो वर्किंग क्लास से रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वहाँ से। और फैक्ट्री एक्ट चलाया गया था 1881 में, उसके अगेंस्टली यहाँ काम होता है। ओके, तो हम लोग आपके वर्किंग क्लास इन इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आई थिंक अब थोड़ा शोर कम होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ये आपके यूनिट 26 है, इस ब्लॉक से भी आपको मिलेगा। वर्किंग क्लास हो, है ना, तो उससे रिलेटेड आप क्या बता सकते हो। पीजेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा वो टाइम था जब मॉडर्न वर्किंग क्लास यहाँ पर इमर्ज हुई, जिसमें मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई चुकी थी कि हमें देखने को मिलता है जो भी आपके प्लांटेशन का काम होता है। ठीक है, कोल माइनिंग की मैं अगर बात करूँ, रेलवे हुआ, मिल इंडस्ट्रीज़ हुई, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। फिर आपको इसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि 264 कॉटन मिल्स आपको दिखने को मिलते हैं, इसमें लोग काम करते हैं। कम से कम बहुत सारे वर्कर्स किसमें कितने काम करते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो वर्किंग लोग थे वो, उसके लिए इन्होंने लंबे लंबे तक लॉन्ग आवर तक काम किया, बट सैलरी इनकी कम थी। अनहाइजीनिक वर्क प्लेस था, छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर काम कर रहे थे, और वुमेन वर्कर जो थी, पुअर जो पीपल थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमें देखने को मिला। ठीक है, और इन सब में कोई भी कह सकते हो कोई गारंटी नहीं थी कि कभी इनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई बीमार हो या कोई एजेड हो, अगर इनका डेथ रेट कुछ बढ़ जाता है तो इससे कोई किसी को कोई मतलब नहीं होता था। ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर बतानी है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा था, फैक्ट्री एक्ट को यहाँ पर पास किया था 1881 में, और एक 1891 में। यहाँ पर जब इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये फैक्ट्री एक्ट आपका पास किया था, उस दौरान इन्होंने आपके उस टाइम के जो चिल्ड्रन है या वुमेन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। और यहाँ पर जो उसके बाद 1911 में क्या हुआ, इसमें तो चलो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया बच्चों को और जो यहाँ पे औरतें थी उनको। लेकिन जब 1911 का टाइम आया तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, रिस्ट्रिक्शन लगाया। वर्किंग आवर जो इतने थे ना, तो यहाँ पर क्या बोला कि जो मेल मेंबर है वो क्या कर सकते हैं, जो एडल्ट होंगे 12 घंटे काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जब आपका आगे टाइम आया 10 साल बाद, तो इसको फिर घटा करके 11 कर दिया।
सिर्फ 11 घंटे तक ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। और दूसरा ये सब बोला गया, जितने भी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जितने टाइम तक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनको क्या मिलना चाहिए, उनको वेजिस सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। वेजिस जो है बॉम्बे में फिर हाई कर दी गई ताकि लोग क्या कर सकें, अपनी जो सैलरी है उतनी तो इनके हाथों में आए। तो ये सारी कहानी आप लोग वर्किंग क्लास से रिलेटेड जो चैप्टर आएगा तो आपको करना है। फिर अगर ये नहीं आया तो इससे नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखेंगे, जो कि आपका क्या है, यूनिट 27 है, कैपिटलिस्ट क्लास। इसमें भी आपको यही बताना है। इनमें से कोई भी एक आएगा, क्या आएगा वो तो हमें श्योरिटी नहीं है, बट आएगा ज़रूर। तो इसलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू सबका दे रही हूँ कि अगर आएगा तो क्या कर सकते हो। तो देखो, कैपिटलिस्ट क्लास हमें देखने को मिलता है इस टाइम पर भी। तो यहाँ पर हर एक लोगों की अपनी अपनी डिबेट है। कैपिटलिस्ट क्लास भी आप देखोगे जिसमें आपके बिजनेसमैन होते हैं, है ना, वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। जब आपकी 19वीं सेंचुरी ख़त्म होता है, उसके बाद हमने देखा जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था 1947 के बाद, तो बहुत सारे सबने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, इससे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये कब का था आपका, 1887 में। दूसरा हमें देखने को मिलता है आपका इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ बॉम्बे। इसका टाइम पीरियड याद रखना, 1907 का है। तो इंडियन की इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी 19वीं सेंचुरी से। इसका जो कैपिटल है इंडियन का, जैसे हमें पता है 20वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो ये अच्छी खासी ग्रोथ कर रही थी, बट सडनली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फ्लक्चुएशन नज़र आएगा। कैसे, प्लेग। तो आप सभी को पता है इसी टाइम पीरियड के समय पर एक बीमारी फैलती है, प्लेग, जिसकी वजह से करेंसी में अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। फेमाइन आ गया, कम्युनल रायोट्स देखने को मिला। इससे क्या होगा, ग्रोथ पे तो इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी बातें आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो इंडियन कैपिटलिस्ट ने फिर सड़कों पर आ गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया की जो कैपिटल है उसका कंट्रोल अब देखो कहाँ, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ तो कर रहा था, बट हालात अब हमें बहुत ज़्यादा बेकार नज़र आ रहे हैं। 1944 आते आते आप देखोगे इंडियन कैपिटल का कंट्रोल 62% सिर्फ लार्ज इंडस्ट्री यूनिट पे था और 95% स्मॉलर इंडस्ट्रियल यूनिट पे था। ठीक है, ये सब आपको इस चैप्टर में बताना है। ईजी है, इतना कुछ टफ नहीं है, समझ के करोगे तो काम बन जाएगा। और जैसे कि आप लोग इसमें बता सकते हो कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में फाउंड हुआ था, तो उस टाइम पे बिजनेसमैन जो थे बॉम्बे में, है ना, ये और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एक छोटा सा एक डोनेशन दिया था और खुद की एक इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट लीडर में इनका अच्छा खासा इंडियन की इंडस्ट्री का सपोर्ट रहा, तो उससे इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला। ये सब हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है, इस वाले चैप्टर के अंदर, जो कि आपका कैपिटलिस्ट क्लास है। अगर कैपिटलिस्ट क्लास भी नहीं आया तो क्या आ सकता है, आपका लैंडलॉर्ड, जो कि है आपका नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 28। अगर यहाँ से आएगा तब आप लोग क्या कर सकते हो। तो लैंडलॉर्ड वाला चैप्टर आप देखोगे तो ईजी सा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कोई खास, जिसमें आपके पटवारी हुए, चौधरी हुए, है ना, देशमुख हुए। तो ये इन जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा इन्हीं सब के हाथों में रहता है, जो जागीरदार होते हैं, ज़मींदार होते हैं। तो इसके बारे में तो आप सब लिख ही लोगे, है ना। हमने ज़मींदारी सिस्टम, ये लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट का, और इन्होंने कौन कौन से आपके ज़मींदार, हमें जागीरदार देखने को मिलते हैं, कितने रेंट लगाया, कितना रेवेन्यू लिया, सारे जो लैंड थे उनके हाथों में आई। तो ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें हमें इतना वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, डिटेल में करना, एक बार सिर्फ रीड करके चले जाओगे, काम बन जाएगा। इसी तरीके से देखो, मैंने आपको वुमेन के बारे में बताया था, यूनिट 29। तो अगर यूनिट 29 नहीं आया वुमेन का, तो यूनिट 30 आ जाएगा, जिसमें से आपको दलित के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। नहीं तो यूनिट 31 आएगा, जिसमें आपके माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो इनके पढ़ के जाना, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आराम से।
तो इनके बारे में करोगे तो आप इसमें ना आपको कोशिश क्या करनी है, जब से नेशनल कांग्रेस आया और 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी कहानी, उसके बाद का भी बता सकते हो, क्विट इंडिया में इनका क्या रिस्पॉन्स रहा, वो सब आप बुक से सिर्फ आपको एक रीड करना है और आगे बढ़ना है। ये वाले ब्लॉक तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 8 देखो, डिस्कस द डिमांड फॉर पाकिस्तान और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस रहे। तो ये आ जाता है, ठीक है, और अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो क्या लिखना है इसके बारे में बात करेंगे। ये आप लोगों की बुक में आप चेक करोगे तो यूनिट 23 है। पाकिस्तान की डिमांड यहाँ पर रखी गई जब आपके लाहौर में रखी गई थी, लाहौर सेशन हुआ था। तो ये लाहौर सेशन आप देखोगे कब हुआ था, मार्च में हुआ था और 1940 में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपकी मुस्लिम लीग आपको देखने को मिलती है। पाकिस्तान आपको पता है फ़िरोज़ खान यहाँ पर रहे, इन्होंने अपोज करा था जो आपके ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स आपको पता है हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को ख़राब करना चाहते हैं, उसको वीक करना चाह रहे थे, ये सारी बातें। और पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, जो उसके लीडर थे, जो उसके सपोर्ट में थे और जो चाहते थे कि मुस्लिम के एक अलग देश हो, एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हो, है ना। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट एक्शन डे भी हमें देखने को मिलता है 1946 में। तो एक मुस्लिम यहाँ पर जो लीग डिक्लेयर हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से, आप उसको जानते हो, 16 अगस्त को 1946 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया था, ठीक है, लाड़के लहंगे पाकिस्तान, ठीक है, क्या रहेगा आपके, लड़के रहेंगे पाकिस्तान, ठीक है। या मेरे ख्याल से यहाँ पर लेके रहेंगे पाकिस्तान ऐसा कुछ होना चाहिए, एक बार चेक करना। बट हाँ यही है, बस ये क्या है, इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखा है ना। मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज हो गई, अब ठीक है। तो यही आखिरकार यही स्लोगन है। तो ये क्या है, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, ये स्लोगन है। बट वो अलग लैंग्वेज में था, इसलिए वो बात भी सही लिखी थी, हमने ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा। बट चलो, तो यहाँ पर उस समय कम से कम 5,000 लोग हमें देखने को मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस लीग को गवर्नमेंट ऑफ जो बंगाल की थी, है ना, इससे कंपेयर किया और यहाँ पर बहुत सारे हमें वायलेंस भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर डिमांड हमको पता ही है कि फिर 1946 में जब कांग्रेस की प्रेसिडेंट कृपलानी थी और उनकी सुचिता कृपलानी, और यहाँ पर इन्होंने गांधी जी की तो पूरी कोशिश रही है कि हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी बनाकर रहें, ये दोनों कभी अलग ना हो, है ना, इनकी पूरी कोशिश रही। बट वही है, एट द एंड आपके 1946 में जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, उसमें फाइनली ये डिसीज़न हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कहानियाँ चल रही होती हैं। तो उसमें डिसाइड हो जाता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर दिया जाएगा, आपके अलग कर दिया जाएगा। ये बातें आप इसमें देखोगे, ठीक है। शिमला की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उस टाइम पे, 1945 में हुई थी। लॉर्ड वेवल उस समय उसके वॉइस रॉय थे, ये भी आपको याद रखना है। उसमें तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की पार्टी आपको उसमें देखने को मिलती है। उस समय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो मौलाना आज़ाद थे, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के आपको याद रखना है। तो ये सारी बातें आप इस वाले टॉपिक में लिख सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। आपको बताना है मार्क्सिस्ट और सबल्टन के क्या व्यूज़ थे इंडियन नेशनलिज्म। तो ऑलरेडी MHI 03 पढ़कर आ चुके हो और ये आपके बुक में फर्स्ट ब्लॉक से यूनिट 4 है। तो सबल्टन की कहानी आपको याद होगी, रणजीत गुहा उसके लीडर थे और इन्होंने अपनी पूरी स्टोरियोग्राफी इसके बारे में लिखी थी। वो सारा कुछ आपको यहाँ बताना है। पूरा इन्होंने जो भी आपके कॉमन पीपल के बारे में उससे रिलेटेड यहाँ सारी बातें करी है। सुमित सरकार भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उन्होंने इसके बारे में बताया था आपको, ये सब आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। पूरा याद रखना माइंड में। और मार्क्सिस्ट के बारे में भी पढ़ाया था, वो सारी कहानी इसमें आपको लिखनी है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है। बट क्या पढ़ना है इसमें, ये बहुत थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो ये आप लोग खुद एक बार रीड करना। देखो, स्वदेशी मूवमेंट में अभी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ही आया था, जिसको हम बॉयकॉट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमें
फॉरेनर के जो गुड्स हैं, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं, उनकी बनाई भी हर चीज़, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, हर चीज़ को बॉयकॉट करना है। ये बातें आपको इसके अंदर करनी है। फिर देखो यहाँ पर आ गया ना, देखो इसी में 2 क्वेश्चन पूछ लिया। रिलेशनशिप बिटवीन कांग्रेस और दलित, अभी मैंने आपको बताया ऊपर ना, वुमेन वाला भी आया और दलित वाला भी आ गया। देखो माइनॉरिटीज़ भी पढ़ा दिया, तो इसलिए मैंने आपको बताया लास्ट के 3 ब्लॉक तो जितना याद करके जा सको उतना अच्छा है आप सभी के लिए। चलो एक क्वेश्चन पेपर और डिस्कस करती हूँ और इसके अलावा भी बताते हैं कि और अगर आएगा तो आप क्या क्या कर सकते हो। चलो ये इस बार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, जून 2023 का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हो वो पूछा गया है, एनालिज द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल कॉलिज्म। तो देखो ये अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिट सेकंड से पूछा गया है। आज तक इन्होंने यूनिट सेकंड से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसको देख कर जा सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो जब बार बार नहीं आता है तो मैं तो कहूँगी एंड टाइम पर इसको पढ़ने से अच्छा स्किप कर दो। और रही बात सेकंड क्वेश्चन, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना इसके बारे में बहुत अच्छे खासे तरीके से। यूनिट 6 देखो दोबारा से आया। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया, आपको मैंने HSR पढ़ाया, ये आपको करना है ना। पहले तो ये HRA था, फिर बाद में ये HSR है, यानी कि आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और स्वराज पार्टी मैंने आपको भी पढ़ाया, ठीक है। देखो स्वराज पार्टी फिर से आया, समझ रहे हो आप, वो दिसंबर का था और ये जून का ही क्वेश्चन पेपर है। तो स्वराज पार्टी में मैंने आपको क्या बताया था, हमने चौरी चौरा इंसिडेंट्स देखा था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, यही मैंने आपको पढ़ाया था कब, 1922 में। उसके कुछ समय बाद आप देखोगे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, ये सारी कुछ बातें याद है। फिर कांग्रेस के 2 मेन ग्रुप बन गए थे, ठीक है, याद रखना। सबसे पहला बना था आपके CR दास का, यही नाम आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पर बना था मोतीलाल नेहरू का, 2 ग्रुप बने थे इसके बाद, और इसी में थे अजमल खान। पहले ग्रुप में तो ये तीनों थे, और ये इस बात पर डरे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कांग्रेस को उससे बॉयकॉट कर रखा है, ठीक है। उस बॉयकॉट को एंड करो, मतलब इसमें कांग्रेस नहीं आएगा, तो इसमें इस चीज़ को ख़त्म करो। इन लोगों ने ये डिमांड रखी। दूसरे में जो ग्रुप बना वो कांग्रेस के जितने भी बड़े लोग थे, लाइक आपके श्री राजा गोपालचारी हुए, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल हुए, आपके राजेंद्र प्रसाद हुए, तो ये सारे लोग दूसरे ग्रुप में थे, और ये सब इसके अपोज में थे, और ये लोग नहीं चाहते थे कि ये तीनों जो है इसमें ऐड हो सके। तो जो लोग आपके इस काउंसिल के फेवर में थे उन्हें क्या बोला गया, स्वराजिस्ट बोला गया, और जो नहीं थे उन्हें नो चेंजर्स बोला गया। यानी कि आपके ये सारे लोग कौन है, स्वराजिस्ट, जो फेवर में है, जो नहीं है वो नॉन चेंजर्स के नाम से कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि स्वराजिस्ट का क्या कहना था कि हम भी यही मानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठकर कोई देश के हित की पॉलिसी के लिए बनाना कोई संभव तो है नहीं, बट एटलीस्ट ये है कि हम बता पाएंगे कि इस असेंबली में के पास कोई ताकत नहीं है। तब इस सिचुएशन में आपने देखा दिसंबर 1922 में एक गया में सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट CR दास थे। उन्होंने अपनी काउंसिल का एक प्रपोजल आगे रखा और वोटिंग हुई थी, बट वोटिंग में कांग्रेस की मेजॉरिटी आप देखोगे काउंसिल के अगेंस्ट रही, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट ही उसको वोट किया गया था। इसके तुरंत बाद मैंने आपको बताया CR दास जो प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन उन्होंने कर दिया था, और एक नई पार्टी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो जितने भी स्वराजिस्ट लोग थे उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू भी, ठीक है। इसके बाद 1923 में आप सभी देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इलेक्शन हुए थे उसमें स्वराज पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन उसमें रहा, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अब तक जो स्वराजिस्ट पार्टी के पास 45 सीट्स थी पहले, इनके पास पहले कितनी थी आप देखोगे तो इनके पास थी 45 सीट, जो कि बढ़ गई थी और हो गई थी 145। लेकिन पहले क्या था,
145 में से सिर्फ 45 सीट समझ रहे हो स्वराज पार्टी के पास थी, बाकी की जितनी है वो जिन्ना के पास थी। मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर मेजॉरिटी उन्होंने हासिल कर रखी थी। 1924 में गांधी जी को मैंने आपको बताया ना 6 साल की सज़ा हुई थी, बट वो बीमार हो गए थे, तो 1924 में वो जेल से छूट कर आ चुके थे। तो उन्होंने भी स्वराज की तारीफ करी थी कि अच्छा 1924 में जब वो उन्होंने कांग्रेस का सेशन बेलग्राम में जो हुआ था, सॉरी बेलगांव में हुआ था, हाँ, तो यहाँ पे वो पहले प्रेसिडेंट रहे और तब इन्होंने स्वराज को भी इनवाइट किया था। और इस सेशन में आप स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जो कि क्या था कि स्वराज को कांग्रेस का एक इंटीग्रल पार्ट मानना पड़ेगा और अब से ये लोग कांग्रेस के ही रिप्रेजेंटेटिव ही माने जाएंगे। और इस एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, स्वराज पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। और फाइनली फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने आपको बताया था 1925 में CR दास की डेथ हो जाती है। उसके बाद स्वराज पार्टी वीक हो जाती है और फाइनली आपका जो स्वराज पार्टी कांग्रेस में ही मर्ज हो जाती है। ये कहानी थी जो आपको इसमें लिखनी है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो गांधीयन मेथड मास मोबिलाइजेशन अगेन आया है, मैंने करा दिया आपको। और देखो इस बार इसमें पीजेंट का पूछा है, ठीक है, तो किसानों का आ सकता है, वर्किंग क्लास का आ सकता है, माइनॉरिटीज़ का आ सकता है, लेबर का आ सकता है, आपके ऊपर है, आराम से करो। देखो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका बना, ये लास्ट चैप्टर है, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले और क्वेश्चन देख लो। फिर आप देखो कांग्रेस का लैंडलॉर्ड आया ना, लैंडलॉर्ड से माइनॉरिटीज़ का, वुमेन का, इन तीनों में से कोई एक आएगा। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, लास्ट के 3 ब्लॉक अच्छे से करो और स्टार्टिंग के तो करना है। पूना पैक्ट आ गया, स्वदेशी मूवमेंट, देखो अगेन सबल्टन के क्या व्यूज, अगेन प्रिंसली स्टेट, ये तो एक दो ऑब्वियस है, नए तो आएंगे हर दिन, कुछ सेम तो नहीं आएगा। तो आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेम आए हैं, लेकिन आगे की चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आया है, तो हमें क्या लिखना है। देखो आपके बुक के अंदर यूनिट 34 है, यूनिट 34 संविधान है, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसको अडॉप्ट किया गया था कब, 26 तारीख को, नवंबर का महीना था, 1949 का समय। लेकिन इसको पास कब किया गया था, तो वो 26 जनवरी 1950, यानी बोल सकते हैं इसमें अडॉप्ट किया गया और इसमें इम्प्लीमेंट यानी लागू किया गया था। दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर इसमें जो प्रोविज़न थी वो सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल, इन सब को देख कर हुई थी। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बने थे, यहाँ पर सबका क्या था कि अब जो डेमोक्रेटिक राइट है वो नागरिक को दिए गए, ठीक है। अब क्या होगा, जो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट के 3 है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपके जुडिशरी। अब इन तीनों का रोल इम्पॉर्टेंट होगा, यानी इनको अधिकार दे दिए गए। और इंडियन काउंसिल जब आपका आया, इसका रिजल्ट क्या रहा, असेंबली रखी गई थी, एक तो 9 दिसंबर को रखी गई थी 1947 में और एक 26 नवंबर को 1949 में। तो यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आपने पढ़े होंगे, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट हुए थे हमारे, एक हुआ था 1857 में, एक हुआ था 1919 में, एक हुआ था 1935 में। ये सारे क्या थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। इसी तरीके से काउंसिल ऑफ एक्ट भी हुए थे, एक हुआ था 1861 में, एक हुआ था 1892 में और एक हुआ था 1909 में, जिसको आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हो। तो ये सारे थे आपके काउंसिल एक्ट। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ये सिंगल एक्ट है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जब आपके 1928 में हम देखते हैं कि इस पहला अटैम्प्ट था जहाँ पे आपके संविधान को प्रिपेयर किया गया था, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे नेहरू रिपोर्ट, ये कॉन्फ्रेंस में लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड की गई थी वोट देने का अधिकार, ठीक है। पहले क्या होता था ना, इलेक्शन होते थे तो उसमें हर कोई नहीं दे सकता था, ये थोड़े जैसे आज है, आज हर एक नागरिक को इसका राइट है, पहले नहीं होता था। पहले जितने भी एजुकेटेड होते थे, जो रिच क्लास, अपर क्लास के लोग होते थे ना, सिर्फ वो ही वोट कर सकते थे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्रिप्स मिशन आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में ये भी आ जाता है, तो ये भी कर लेना। फॉर्मेशन तो समझ गए। अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में क्रिप्स मिशन आ जाए, कुछ एक आध मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दे रही हूँ कि अगर ये आ जाए तो क्या लिख सकते हो, बाकी अब आप लोग पढ़ सकते हो।
देखो कैबिनेट क्रिप्स मिशन की मैं बात करूँ, ये मार्च में 1942 में आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिक्योर किया था अपने, और यहाँ पर क्या था कि पूरा सपोर्ट चाहते थे फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ना उसमें। बट ये मिशन कौन लेकर आया था, ये सबको पता होगा, आपके सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इनका नाम याद रखना है। दूसरा आपको नाम याद रखना है लॉर्ड प्रिवी सील। देखो क्रिप्स और कैबिनेट करके जाना, ये मिल जाएगा आपको आराम से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसके बारे में देखोगे तो क्रिप्स मिशन के बारे में हम यहाँ देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो इस लीडरशिप में ये आता है, देखो क्यों आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में आप देखोगे ब्रिटेन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने अपनी जो कॉलोनीज बनाई थी ना, वहाँ पे जापान की आर्मी ने एक के बाद एक करके अटैक कर दिया। फिर 41 का टाइम आता है जब जापान की आर्मी ने आपके मलेन एक जगह है पेनिनसुला, वहाँ से ब्रिटेन की सेना को भी बाहर कर दिया। फिर सिंगापुर पर भी अटैक कर दिया। धीरे धीरे आप देख सकते हो, मतलब जितने भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी सब पर जापान ने अटैक किया, ख़त्म कर दिया। तो अब ब्रिटिशर्स को डर था। यूएस भी आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ साथ लड़ रहा था, उसके लिए पर्ल हार्बर पर जापान ने भी बॉम्ब पे अटैक कर दिया। बस क्या होता है यहाँ पर, तो ब्रिटेन जो है वो ओवरऑल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हार चुका था जापान से, और जापान भी अब उसकी नज़र थी आपकी भारत पे। तो ये सारे कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को वॉर में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब ब्रिटिशर्स को ये था कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो यहाँ पर हमें सपोर्ट करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और दूसरा इसके बदले में जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी डिमांड मांगेंगे, जो हमने उनको अपने संविधान को बनाने के लिए जो हमारी डिमांड थी ना, उसके लिए वो हमें सपोर्ट करेंगे और हमारी बात मान लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अपना प्रपोजल रखा था, और उन्होंने बोला था कि ठीक है, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप फ्रेम बनाना चाहते हो आप लोग तैयार कर लो, लेकिन वो हम उसमें आपको अलाउ कर देंगे। और वॉर ख़त्म होने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को क्या बोला कि आप जो डोमिनियन स्टेटस चाहते हो वो भी हम आपको दे देंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाएगा तब। लेकिन इस बात से तो ये क्रिप्स मिशन याद रखना फेल रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आपसे कह दे कि हम आपकी बात मानेंगे लेकिन मेरा काम होने के बाद, तो समझ लेना वो आगे जाके बातों से पलट भी सकता है, और ख़ास तौर से अगर वो ब्रिटिशर्स जैसे लोग हो तो ये प्रपोजल इन्होंने फेल कर दिया, और इस तरीके से क्या होता है, क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्रिप्स मिशन नहीं आया तो कैबिनेट मिशन आ सकता है इस बार के एग्ज़ाम में। अब वो उनकी चॉइस है, वो 10 में दे या 20 में, लेकिन मे बी चांसेस तो बनते हैं कि इस बार आपका इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और अगर कैबिनेट मिशन आया तो ये याद रखना कि कैबिनेट मिशन आपके 1946 में हुआ था, जुलाई का टाइम था। तो ब्रिटेन ने गवर्नमेंट में कुछ जो चेंज हो चुकी थी, और अब वहाँ पे जो कंजर्वेटिव थे, पहले थे आपके विंस्टन चर्चिल, और अब लेबर पार्टी आपके क्लेमेंट एटले, अब इनके पास पावर आ गई है, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली आपको याद रखना है, अब इनके हाथ में है। इसके कुछ समय बाद 45 जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो काफ़ी समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी था, अब क्या है, फ्री हो गए। अब आएंगे वापस, फोकस करेंगे जो आखिरकार हम चाह रहे थे, क्योंकि अब हमारा फोकस वापस भारत पे पड़ेगा, और जो डिमांड पे थी वो अब हम। तो क्लेमेंट एटली ने क्या करा, जो अब सारी पावर उसमें ट्रांसफ़र हो गई, तो अब जल्द से जल्द इसको ये था कि इंडियन की जो लीडरशिप को, पावर को जो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ऐसा एटले ने बोला। तो कैबिनेट मिशन के इसमें याद रखना कौन थे, क्लेमेंट एटले ये थे। तो अब इनको ये था, इसी के साथ साथ सिर्फ यही नहीं थे, तो इसी में इनका मेन उद्देश्य क्या था, मार्च की बात है 1946 की बात है। इसमें आपके कौन कौन आते हैं, क्लेमेंट एटले ये तो थे ही। यहाँ पर क्या है कि 3 लोगों का एक ग्रुप भारत में भेजा गया था, सबको पता होगा वो, है ना। एक थे आपके सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, और जो तीसरे पर्सन थे वो थे आपके एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों को क्या किया गया, इंडिया में भेजा गया था मार्च में 1946। क्योंकि ये तीनों लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसीलिए इस मिशन का नाम भी कैबिनेट मिशन रखा गया। उस समय आप सर पैथिक लॉरेंस देखोगे, वो हमारे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे,
और स्टैफर्ड क्रिप्स वो प्रेसिडेंट थे यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और अलेक्जेंडर ये पहले आपके लॉर्ड एडमिरल्टी थे। तो ये मिशन में इसीलिए इनको भेजा गया था। उद्देश्य क्या था, भारत इंडिपेंडेंट इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए इस्टेब्लिश, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश असेंबली है ना, उसको इस्टेब्लिश करना है, और साथ ही साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करनी है। कैबिनेट मिशन ने, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग के साथ एक डिस्कशन किया मिलकर, ठीक है, और एक पॉलिटिकल डेडलॉक एंड करने के लिए एक डिस्कशन किया। तो मुस्लिम लीग को चाहिए था कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट स्टेट हो, और आपके कांग्रेस को पार्टीशन होते हुए वो देखना नहीं चाहती थी, है ना। तो कैबिनेट मिशन ने बहुत ट्राई किया कि मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस जो है वो आपस में समझौता कर ले। तो इसी में आपका डिस्कशन के दौरान ही सर पैथिक लॉरेंस और गांधी जी की फ़ोटो ली गई थी। जो आज आप हमारे नोट पर देखते हो ना गांधी जी की फ़ोटो, वो कुछ उस तरीके से दिखती है। तो 16 मई को 1946 में कैबिनेट मिशन ने खुद में एक प्रपोज़ल दे दिया, और इसमें उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया बनाने की डिमांड रखी। मतलब मुस्लिम लीग के पाकिस्तान को बनाने की डिमांड जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट को भी ख़त्म कर दिया। समझ आई आपको बात। इस कैबिनेट मिशन के थ्रू ये सारे काम हुई, और यहाँ पर 3 रिकमेंडेशन भी दिया गया। पहला, इंडियन यूनियन में प्रोविंशियल ग्रुपिंग को लेकर के, यहाँ पर दूसरा प्रिंसली स्टेट को लेकर के, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने को लेकर के। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको कैबिनेट मिशन में याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन इंडिया का इस पे क्या रिस्पॉन्स रहा, तो मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि कैबिनेट मिशन पर हम सबको लग रहा था कि हर बार की तरह ही क्या होगा, जिन्ना इस बार भी कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे पाकिस्तान बनाने की डिमांड कर रहा था। और आपने अभी देखा, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान को बनाने का जो प्रपोजल था उसको पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। बट जिन्ना ने क्या करा, आपके कैबिनेट मिशन को सुनकर वो बहुत खुश हुए, और जिन्ना को यहाँ पर आप सबसे पहले क्या, एक बड़ा पाकिस्तान बनते हुए दिखा था, उन्होंने इमेजिनेशन किया, तो इसलिए फिर वो इस में हाँ उन्होंने कर दी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इस कैबिनेट मिशन में याद रखना है। और उसके बाद आप देखोगे 1946 का आपके टाइम है, इसके बाद यहीं पर इंटरिम गवर्नमेंट बनने की स्टार्टिंग कर दी जाती है। तो ये कैबिनेट मिशन में आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो ओवरऑल ये पूरा हमने क्विक रिवीजन MHI 09 में कर लिया है। बाकी जो स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आगे देंगे, तो इन सबको डिटेल में अच्छे खासे तरीके से अगर पढ़ना है तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। इंटरेस्टेड है, इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनरोलमेंट करा सकते हैं 8882196980। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे चैनल पे इसको डिटेल में एक एक टॉपिक मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज से यहाँ पर लेकर आ सकूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।